शॉर तेजी से अपने कटाना और तलवार को घुमाते हुए वो आगे फेंक देता है और वो कटाना और तलवार तेजी से गोल गोल घूमते हुए आगे तब जाने लगती है किसी कटर की तरह। ऐसे दिमाग लाते कहाँ से हो, मैग्रो इतना कहता और शॉर के हाथ को पकड़ के उसे जोर से गोल घुमाकर ऊपर फेंकता, जिससे शॉर काफ़ी ज़्यादा तेज स्पीड के साथ ऊपर जाता। आज से पहले से ट्राई तो नहीं किया, लेकिन ये मेरे दिमाग के अंदर घूमते रहता है। तो शॉर इतना कहता, अपने हाथों को तेज़ी से ऊपर करता और देखते देखते ऊपर बहुत सारी बिजलियाँ दिखने लगती हैं जो कि हरे और लाल रंग की थी। देखते देखते ऊपर एक बादल अपीयर होता और उसके अंदर बहुत सारी बिजलियाँ वो शॉर भर देता, जिसके बाद शॉर की एलिमेंटल पावर वो ख़त्म हो जाती। देखते देखते शॉर ऊपर देखता है जहाँ पर बादल के अंदर बहुत सारी बिजलियाँ भरी हुई थी। ये बस मेरे इशारों पे चले बस, शॉर इतना कहता। शॉर एक साथ बहुत सारी चीज़ें काबू नहीं कर सकता था, इसलिए उसने एक ऐसी चीज़ बनाई जिससे वो सिर्फ काबू कर सके। अगले पल शॉर अपने एक बीस्ट को देखता जो कि तेजी से शॉर की तरफ भागते हुआ था चिल्लाते हुए। अगले पल एक लाल रंग की बिजली तेजी से उसके ऊपर गिरती है और वो बीस्ट वो हिलने की हालत में भी नहीं रह जाता। हाँ, ये हुई ना बात, मतलब अपने सारे एलिमेंटल पावर का इस्तेमाल करके मैं इसे इसमें स्टोर कर सकता हूँ। और फिर शॉर स्माइल के साथ कहता, लेकिन शॉर को इस बादल को बनाने में थोड़ा टाइम लगा था। मैं एक तरीके से उससे समझना पड़ा था अच्छे से। मनी उसने वाटर एलिमेंट का इस्तेमाल किया था और शॉर जिसके पास फायर पावर्स थी वो उसके हेल्प से पानी को भाप में बदल के आसमान में बहुत ज़्यादा एक बार में ही जमा कर देता, जिसके बाद वो अपनी ठंड एनर्जी को उसी बादल के अंदर स्टोर कर सकता था। शॉर उस बादल को वहाँ से मूव नहीं कर सकता, तो यही प्रॉब्लम थी बस। शॉर देखते देखते सामने देखता और बहुत सारी बिजलियाँ वो तेज़ी से नीचे की तरफ गिरने लगती हैं और बहुत सारे बीस्टों को तबाह कर देती है और मरने के हाथ पर पहुँचा देती है। बहुत सारे बीस्ट जो कि बिजली से बचते हुए आगे बढ़ रहे थे उनके नीचे की ज़मीन ही गायब हो जाती है, वो नीचे ज़मीन में कहीं गायब हो जाते हैं गिर कर। मैग्रॉन और तुम यहाँ से चले जाओ। श्योर मैग्रॉन और ह्यूमनॉइड बीस्ट को कहता, तुम पक्का तो है ना? श्योर वो मैग्रॉन की बात सुनकर अपने सर को हाँ मिलाता और देखते देखते मैग्रॉन वो ह्यूमनॉइड बीस्ट को बढ़ के ऊपर आसमान में उड़ने लगता। अगले पल श्योर के ठीक पाँव के नीचे एक अजीब सा होल आता है, एक अजीब सा होल जहाँ से पानी आ रहा था और ये वही पानी था जो कि ज़मीन के नीचे से आ रहा था, उसी तालाब या फिर जो भी था उसके नीचे। अगले पल शॉर अपने जूते को खोलने के बाद अपने पाँव को उस पानी से टच करता और अगले पल उसकी आंखें सफ़ेद दिखने लगती हैं। देखते देखते वो पूरा पानी जो क्योंकि शॉर के पाँव के कांटेक्ट में था, अगले पल देखते ही देखते वो पानी काला पड़ने लगता है और एक अजीब से लिक्विड में बदलने लगता है, एक काले लिक्विड में। देखते देखते सामने से बहुत सारे बीस्ट शॉर के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। मैं पक्का नहीं हूँ कि ये काम करेगा, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। शॉर इतना कहता है अपने दोनों हाथों को तेज़ी से ऊपर करता, जिसके बदले में अगले ही पल नीचे ज़मीन से बहुत सारे क्रैक्स दिखने शुरू हो जाते हैं। जो बीस्ट शॉर के ऊपर हमला करने वाले थे उन सभी के चेहरे पे एक एक काले रंग का मुक्का आके लगता है, जो कि अजीब से लिक्विड से बना हुआ था। वो मुक्का उन पर लगने के बाद वो मुक्का खुलता और एक पंजे की तरह सीधे उन बीस्टों के ऊपर जाके चिपट जाता है। और इससे पहले कि वो बीस्ट कुछ भी कर पाते, वो अजीब सा मुक्का उन्हें पे चिपटने के बाद लिक्विड में बदल के उनके नाक मुंह से होते हुए उनके बॉडी के अंदर जाने लगता। ये काम कर रहा है, शॉर हैरानी से कहता। ऑफकोर्स ये पावर क्रिस्टल उसे उसी लीड से मिली थी और ये पावर क्रिस्टल ऑफकोर्स ज़्यादा ताकतवर नहीं थी, लेकिन फिर भी इन सभी पे काम कर रही थी और उसी ताकत के साथ उनकी एनर्जी चूस रही थी, जिस ताकत के साथ एक मिनट ये क्या, शॉर इतना कहता है और इस पावर क्रिस्टल की ताकत को देखता है जो कि धीरे धीरे बढ़ रही थी। मतलब ऐसे पावर क्रिस्टल्स भी हो सकते हैं जिनकी ताकत बढ़ेगी। शॉर स्माइल के साथ कहता है। शॉर उसके चेहरे पे तो स्माइल लुक ही नहीं रही थी। अगले ही पल वो अपने दोनों हाथों को फिर से ऊपर करता है और बहुत सारे काले रंग के पानी वो ऊपर आते हैं और देखते देखते बहुत सारे बीस्ट और उनके पूरे बॉडी के अंदर एंटर करने लगते हैं। अगले पल मनी बाहर आता है और वो शॉर के ठीक सामने खड़ा हो जाता है एक अजीब से स्माइल के साथ। तैयार हो? शॉर मनी से कहता। देखते देखते मनी की पूंछ बहुत ज़्यादा चमकने लगती है और अगले ही पल मनी जोर से आसमान में जाकर गोल गोल घूमना शुरू कर देता है और चारों तरफ एक पानी की बड़ी सी वेव आ जाती है। मनी पता नहीं ये कैसे कर पाता था, एलिमेंटल पावर उतनी ही होगी ना जितनी बॉडी में होनी चाहिए, लेकिन मनी लिमिट से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करता था, पता नहीं कैसे। अगले ही पल वहाँ पर चारों तरफ जंगल में पानी का सैलाब आ जाता है और देखते देखते वो पानी का सैलाब वो काले रंग के लिक्विड में बदल जाता है किसी कीचड़ की तरह। वो सारे बीस्ट जैसे तैसे चलते हुए उस पानी से निकलने की कोशिश करते हैं और पेड़ों पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश करते उन लिक्विड्स के अंदर से एक अजीब सा हाथ ऊपर आता और उन बीस्तों के पाँव को पकड़ लेता या फिर उनके मुंह में घुस जाता और मुंह के अंदर घुसने के बाद वो बीस्ट उसे निकाल सकते नहीं थे और अंदर जाने के बाद वो अजीब वगैरह लिक्विड उन बीस्तों के पाँव को चूसने लगता था। और शॉर भी देख रहा था कि वो पावर क्रिस्टल वो चमक रहा है, उसकी चमक बढ़ते जा रही है धीरे धीरे, मतलब इसकी ताकत बढ़ती है। इस पावर क्रिस्टल की ताकत बढ़ती है कि जैसे जैसे मैं बीस्तों की एनर्जी ले रहा हूँ वैसे वैसे इस पावर क्रिस्टल की ताकत बढ़ रही है। मतलब एक तरीके से ये तो अच्छा ही है। शॉर हैरान इसका था। दूसरी तरफ देखते देखते धम धम की आवाज़ वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। वहाँ पे बहुत सारे बीस्ट
अब धीरे धीरे उसी काले लिक्विड में डूब गए थे और भगवान जाने उन सभी के साथ क्या हुआ होगा। श्योर पीछे देखता, श्योर इस वक्त उसी अजीब से काले लिक्विड में किसी किंग की तरह खड़ा था, एक भयानक राक्षस की तरह। देखते देखते सामने से एक बहुत ज़्यादा खतरनाक बीस्ट आता, जिसके सर के ऊपर बाल नहीं बल्कि 2 टेंटिकल्स थे। वो अपने टेंटिकल को तेजी से गोल घुमाकर सीधे श्योर की तरफ घुमाता। श्योर वो तुरंत ही अपने गोश्त कटाना और जैक डार्क स्वॉर्ड को अपने हाथों में लेता और देखते देखते वो अपने जैक डार्क स्वॉर्ड और गोश्त कटाना को तेजी से आगे तक मूव करता। देखते देखते वो दोनों ही उस बीस्ट के दोनों टेंटिकल से जाकर टकराती है और उन दोनों को ही काट के रख देती है। श्योर वो बीस्ट को देखता जहाँ पर वो बीस्ट अब उसके दोनों तलवारों को पकड़ने के फिराक में था। श्योर बस एक बार अपनी उंगलियों को थोड़ा सा पीछे खींचता और देखते देखते वो दोनों कटाना और तलवार तेजी से श्योर के पास उड़ते हुए वापस आ जाती है और श्योर उन्हें अच्छे से बैलेंस के साथ पकड़ लेता, वरना वो उसे ही काट सकती थी अगर उसने ठीक से उसे पकड़ा नहीं तो। इसका साइज थोड़ा बड़ा है, मुझे इसके बॉडी के अंदर कैसे भी घुसना होगा, श्योर इतना कहता है और उसके नीचे देखता। देखो मैं ये करना तो नहीं चाहता, लेकिन श्योर इतना कहता और अगली पल की आवाज़ आती जैसे कि वो लिक्विड कहाँ घुस रहा हो। वो बीच तुरंत ही ऊपर उछलता और श्योर की तरफ जाने लगता। अरे अब क्या करूँ, श्योर इतना कहता, और अगर वो उस अजीब से लिक्विड से दूर हटा तो वो पूरा लिक्विड पानी में बदल जाएगा और फिर श्योर को दोबारा उसे लिक्विड में बदलने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अगले पल 2 एरो तेजी से आगे आती हैं और देखते देखते उस बीस के दोनों आंखों में घुस जाती हैं, जो कि ऑफकोर्स अवनी नहीं किया था, लेकिन अभी भी वो बीस श्योर के ऊपर ही गिरने वाला था। श्योर तुरंत ही अपनी चुटियों को बजाता और देखते देखते वहाँ पर एक खतरनाक सी लाल बिजली तेजी से उस बीस पर जाके लगती है और उसे थोड़ा आगे गिरा देती है, श्योर से थोड़ा आगे। वहाँ पर काले रंग के पानी का सैलाब वो सीधे श्योर के ऊपर ही जाता है, श्योर को ही पूरा काला कर देता है। लेकिन श्योर अपने एक एक बूंद को कंट्रोल कर सकता था, इसलिए वो तुरंत ही अपने चेहरे और बालों और कपड़ों को साफ कर लेता है, बस एक चुटकी बजाते ही। देखते देखते अब वो बीस थोड़ा नीचे गिरा हुआ था और उसका मुंह पूरी तरीके से उसी काले लिक्विड में चला गया था। अगले ही पल वो काला लिक्विड उसके नाक और मुंह से होते हुए तेजी से उसके बॉडी के अंदर जाने लगता और वो बीस तड़पते हुए खड़ा होता। नहीं, रुको। वो बीस चिल्लाते हुए कहता, क्यों रुक जाऊँ, कुछ स्पेशल बताओगे तो रुकूंगा। श्योर स्माइल के साथ कहता, बता क्या जानना है तुम्हें। वो बीस घुर्राते हुए कहता, एक अजीब से पेड़ के बारे में जिसके नीचे एक गुफा है, मुझे उसके बारे में जानना। श्योर उसी मोटे टकरे बीस से कहता और वो बीस थोड़ा कुछ सोचने लगता है। बाहर में जाओ। वो बीस इतना कहता और तेजी से श्योर की तरफ बढ़ता। आपको वो अब तक उसकी पूरी पावर को चूस नहीं पाया था और वो अपनी पूरी ताकत लाकर श्योर की तरफ बढ़ रहा था। अगर तुम मर गए तो ये सब कुछ खत्म हो ही जाएगा। वो बीस वो इतना कहता और अपने खतरनाक पंजों वाले पंच से सीधे श्योर के ऊपर हमला कर देता। अगले पल श्योर ऊपर देखता जहाँ पर बादल में जो जितनी बिजलियाँ थी हरे और लाल रंग की, वो एक जगह इकट्ठा होती है और देखते देखते एक खतरनाक पावर के साथ नीचे की तरफ फूट हो जाती है और वो बिजलियाँ तेजी से, जिसमें बहुत ज़्यादा पावर थी, वो सीधे उसी बीस के ऊपर जाके गिरती है और वो बीस वो नीचे ज़मीन के नीचे तक चला जाता है। और वो जिस ज़मीन को गड्ढा करते हुए नीचे गया था, वहाँ पर मोटे कीड़े ने भी और भी ज़्यादा गड्ढा बनाना स्टार्ट कर दिया था, जिसके कारण वो बीस तो और भी नीचे जाते जा रहा था और वो अजीब सा काला लिक्विड उस गड्ढे के अंदर भरते ही जा रहा था। देखते देखते श्योर उस अजीब से लिक्विड को बहुत ज़्यादा सख्त बना देता है, जिससे किसी का भी उसमें तैर पाना मुश्किल हो, लेकिन फिर भी अगले ही पल वो हाथ बाहर आता है। उस बीस का हाथ जैसे ही बाहर आता है, श्योर समझ जाता है कि वो बीस इस गड्ढे के अंदर भी तैरते हुए इतनी जल्दी ऊपर आया। वो बीस से सख्त लिक्विड के अंदर ऑफकोर्स किसी भी टाइप के सख्त या फिर टाइट पानी के अंदर तैरना मुश्किल होता है। ऑफकोर्स कोई भी पानी में तैर सकता है, लेकिन किसी जेली के अंदर थोड़ी तैर सकता, और ये बीस उसके अंदर भी आ गया ऊपर तक। श्योर हैरानी से ये सब देखने के बाद अगले ही पल अपने गोश्त कटाना को सीधे लेकर सीधे उस बीस्ट की आंखों के अंदर और ज़्यादा गहराई से घुसा देता है, जिससे उस बीस्ट को और ज़्यादा धोने लगता है और वो चीखता चिल्लाता है। बेशक ये एक बीस्ट था जो कि किरोन लेवल 7 का। वो ह्यूमनॉइड बीस्ट स्माइल के साथ कहता, सुनो उस पेड़ पे जाओ। मैग्रॉन इतना कहता और उस ह्यूमनॉइड बीस्ट को एक पेड़ पे बैठा देता फेंक कर, जिसके बदले में मैग्रॉन अब तेजी से नीचे जा रहा था। उसकी आंखों से गोल्डन रोशनी चमकती है और देखते देखते उसके पंजे वो भी गोल्डन रंग से चमकने लगते हैं। श्योर वो तुरंत ही पीछे हट जाता है और अगले ही पल मैग्रॉन पूरी ताकत लगा के अपने गोल्डन पंजों के साथ सीधे उस बीस्ट के चेहरे पे एक जोरदार हमला करता है, जिससे उस बीस्ट का आधा चेहरा वो उखड़ के अलग हो जाता है, यहाँ तक कि उसका सर और उसकी आंखें वो गायब थी। अंदर सिर्फ उसका स्केलेटन दिख रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा डरावना था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो बीस्ट अब भी खड़ा था। वो बीस्ट अब बोल नहीं सकता था। ऑफकोर्स उसके आधे चेहरे को उखाड़ के फेंकने के बाद वो कैसे ही बोलेगा, भगवान जाने। अगले ही पल वो फिर भी आगे बढ़ता, वो फिर भी श्योर और मैग्रॉन को महसूस कर सकता था। और इसे मारे कैसे? मैग्रॉन श्योर से कहता, इसका चलना मुश्किल कर देते हैं। श्योर इतना कहता
और नीचे के अपने सारे पानियों को बहुत ज़्यादा जली टाइप बना देता है, जिससे उस बीस्ट को उसमें चलने में परेशानी होने लगती है। देखते देखते उस बीस्ट के मुंह के पास थोड़ा सा काला पानी दिखने लगता है, जो कि अब ये सिग्नल दे रहा था कि उसके पूरे बॉडी के अंदर वो काला लिक्विड भर चुका है और तेजी से उसकी ताकत खत्म हो रही है। लेकिन परेशानी ये थी कि उस बीस्ट को रोकना। अगले ही पल उस बीस्ट के पाँव लड़खड़ाने लगते हैं, क्योंकि वो जहाँ जहाँ चल रहा था वहाँ की मिट्टी वो टूट फूट के उससे अलग डायरेक्शन में गिरा रही थी। और ये काम नीचे से मोटा कीड़ा और येलो पिंसर कर रहे थे लगातार। वो बीस्ट जैसे जैसे लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता और एक खतरनाक सा पंच शॉर की तरफ चला ही देता, लेकिन उस पंच के अंदर बहुत ताकत नहीं रह गई थी। वो पंच शॉर के करीब आते आते वहीं नीचे गिर जाता, शॉर के पाँव के पास गिर जाता। शॉर वो 2-3 कदम फिर भी पीछे ले लेता। वो बीस्ट अब पूरी तरीके से काले पानी के अंदर, काले लिक्विड के अंदर डूब गया था। शॉर उस बीस्ट के ऊपर जाके खड़ा हो जाता और नीरो को लिक्विड वो उस बीस्ट के नीरो खोल में डालता है। और वो भी उस काले पानी को हल्का सा साइड करते हुए, क्योंकि वो शॉर के ही कंट्रोल में थे, वरना वो काला पानी उस नीरो को लिक्विड के साथ ही शॉर के बॉडी में जा सकता। शॉर उस बीस्ट के नीरो को लिक्विड को निकाल लेता। अगले पल शॉर कुछ नोटिस करता, उसका वो कार्ड चमक रहा था और वो जब उस कार्ड को चेक करता है तो उसमें जो मैप बना हुआ था, देखते देखते उस मैप उसके अंदर से वो बीस्ट जिसे शॉर ने अभी मारा है उस पर कट का ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि उस बीस्ट को जिसने मारा है वो बात इस कार्ड को पता चल गई हो। ये क्या है? शॉर हैरान इस कहता। अगले पल वो जो कट का ऑप्शन मतलब एक तरीके से उस बीस्ट का खात्मा वहाँ लिखा हुआ था और बन गया था। वहाँ पर उसके ठीक ऊपर एक पिक्चर बननी शुरू हो जाती है, जो कि शौर्य की थी, मैग्रोन की थी और चैतन्य और अवनी की थी, जो कि एक ग्रुप सेल्फी जैसी लग रही थी। ये क्या? शौर्य हैरान इस कहता। अभी बाकियों को तो इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन शौर्य उस कार्ड को पहले पॉकेट में रख लेता। अब तक वो बीस्ट भी मर चुका था, लेकिन इस बीस्ट को मारने में जो हालत खराब हुई थी वो शौर्य ही जानता था। शौर्य की बहुत ज़्यादा एनर्जी खत्म हो चुकी थी, लेकिन शौर्य ये देख के खुश था कि इस लीच वाली पावर का शौर्य अब इस्तेमाल कर सकता है आगे भी। शौर्य उस सबसे बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होगा, जो कि मनी उसे दे ही सकता है, वो भी आसानी से। अगले पल शौर्य वो लीच के पावर क्रिस्टल को डीएक्टिवेट करता और देखते देखते वो पूरी जगह जो कि काले लिक्विड से भरी हुई थी, देखते देखते नॉर्मल पानी बदल के सीधे ज़मीन में गायब हो जाती है और वहाँ पे बहुत सारे बीस्तों की बॉडी दिखने लगती है। अब कोर्स शौर्य ने पूरी तरीके से उनके पावर को चूसने की कोशिश नहीं की थी उस लीच के पावर के हेल्प से, वरना उनकी बॉडी भी यहाँ नहीं बचती और नीरू को तो दूर की बात है। शौर्य अब बाकियों को देख रहा था जो कि धीरे धीरे उसके पास आ रहे थे। चैतन्य वो नीचे की मिट्टी तोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर आता है। हाँ देखा को मतलब क्या वो बीस्ट आए गए क्या? हाँ कोई जिंदा है भी या नहीं? चैतन्य अपने पूरे चेहरे को बाहर निकाले बिना ही कहता और अवनी उससे उसको कॉलर से पकड़ के पूरा बाहर निकालती है। वो जैसे ही बाहर निकलता है वो अपने चेहरे पे हाथ रख के सामने देखने लगता है, जहाँ पर चारों तरफ बीस्तों की बॉडी बिखरी पड़ी थी। हे भगवान, ये क्या था? तुम इंसान नहीं हो, है ना? इतना कहते हुए चैतन्य और अवनी शौर्य के सामने झुक जाते हैं और उसे प्रणाम करने लगते हैं। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, शौर्य दोनों को खड़ा करते हुए कहता। अब को शौर्य वो अपने बीस्तों को नीरुकोर से बाहर निकाल सकता है। एक खूबसूरत लड़की जो कि उसके नीरुकोर में रहती है, ये सब कुछ उस लोगों को देखा था। एक तरीके से वो लोग अब शौर्य को इंसान समझ ही नहीं रहे थे। देखो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो शौर्य उन सभी को खड़ा करते हुए कहता। दूसरी तरफ कबीले में काफ़ी सारे शिकारी ग्रुप के लोग जिनका आज कोई काम नहीं था, वो लोग बस इंतज़ार कर रहे थे। उस बीस्ट को हमें कैसे भी मारना होगा। ये देखो यहाँ पर वो बीस्ट यहाँ रहता है, हमें उसे कैसे भी इस तरह बुलाना होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है। हाँ पानी में हमारी ताकत कुछ ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास वाटर एलिमेंट है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास वाटर एलिमेंट खत्म भी हो जाए तो भी हम पानी का इस्तेमाल करके बहुत चीज़ें कर सकते हैं वहाँ पे, और उस बीच को परेशानी में डाल सकते हैं। तो इतना कहते हुए वो शिकारियों ग्रुप का लीडर वो सामने देखता है, जहाँ पर उसका एक मेंबर वो उस कार्ड को चेक कर रहा था। उस कार्ड के साथ क्या कर रहे हो तुम? वो मेंबर इतना देखने के बाद और सुनने के बाद वो हैरानी से थोड़ा आगे उस कार्ड को करता है, जहाँ पर एक मैप बना हुआ था, जहाँ पर जिस बीस्ट को मारने की बातें वो कर रहे थे वहाँ पर एक अजीब सा लाल निशान बना हुआ था, जो कि कट का था। मतलब वो बीस्ट मर चुका है और उसे जिसने मारा है वो बच्चा है। ये बच्चे लोग, इससे तो मैंने मतलब मैं और ये हम दोनों इसके साथ इस खड़ी लड़की पे लाइन मार रहे थे। मुझे याद है हम दोनों ने इसका मतलब वो दोनों लड़के वही थे जो कि उस दिन उन दोनों को ग्राउंड में मिले थे, शौर्य और मैग्रोन को, और अपने के सामने स्टाइल मार रहे थे। दूसरी तरफ वर्णिनी जो कि अपने कमरे में आराम कर रही थी, अपने बालों को संवार रही थी आराम से। अगली पर उसका दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाता है। आ रही हूँ, वर्णिनी इतना कहती है और दरवाज़ा खोलती है, जहाँ पर उसके चारों ग्रुप के मेंबर थे। क्या हुआ? वर्णिनी वो अजीब सा मुँह बनाते हुए कहती है, और उसके ग्रुप का लीडर वो उसे वो कार्ड दिखाता है, जहाँ पर उस बीस्ट को मारने का नोटिफिकेशन वो सभी को आ रहा था, और उसे किसने मारा है वहाँ पर उसका पिक्चर भी बना हुआ था। ये दोनों और साथ में ये दोनों भी। इतना कहते हुए वर्णिनी हैरान दिखने लगती है। देखते देखते जो भी लोग
जो कि उस कबीले में उसी बीफ के शिकार के लिए बहुत ज़्यादा लंबे लंबे प्लान बना रहे थे, उन सब की बोलती बंद हो चुकी थी। देखते देखते वो दुकानदार जो किशोर और मैगन को हमेशा अपने पास रहने देता था, उसके पास भी ये खबर पहुंचती है, क्योंकि एक शिकारियों का ग्रुप वो उनके पास आया था और पूछा था क्या ये तुम्हारे साथ रहते हैं। रहते तो है, लेकिन मुझे क्या पता ये लोग कौन है। ये तो शायद नए थे यहाँ पर। एक मिनट, नए थे या फिर क्या थे नहीं पता। वो दुकानदार वो उस शिकारी ग्रुप के लीडर से कहता, और जिसके बदले में वो शिकारी ग्रुप का लीडर तेजी से वहाँ के सैनिकों के पास जाता। सुनो, क्या उस लड़के को जानते हो? वो शिकारियों का ग्रुप का लीडर वो उस सैनिक से पूछता, ये वही सैनिक था जो कि शौर्य से थोड़ी देर पहले लड़ रहा था रात में। वो सैनिक जैसे ही उस लड़के के फोटो और वहाँ पे उस बीस्ट के कटे हुए निशान को देखता, वो वहीं बेहोश हो जाता है। वो बीस्ट अपने स्ट्रेंथ के लिए ही जाना जाता था, वो थकता ही नहीं था कुछ भी हो जाए। वो आखिर सांस तक भी सामने खड़े 100 बीस्टों को जान से मार सकता था, वो भी बराबर के लेवल वाले के। और ये मारा गया वो भी इन सब की, इन ग्रुप के। ये नामुमकिन है, इनकी ताकत बहुत ज़्यादा कम थी। उस लड़के की ताकत तो ब्लड विंड लेवल 9 ही थी। वो लोग वो हैरानी से कहते हैं, तो फिर ये कैसे? ठीक है, आने देते हैं। वो शिकारी ग्रुप का लीडर वो इस्माइल के साथ कहता। दूसरी तरफ महल में एक स्मार्ट सा लड़का इस्माइल के साथ उस कार्ड को देख रहा था। क्या बात है, वो और कोई नहीं बल्कि राजकुमार जोरो था, और उसी के ठीक बगल में एक और राजकुमार था जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लग रहा था, और साथ में एक औरत भी थी। लगता है तुम लोगों की टक्कर का कोई आ गया है, वो औरत इस्माइल के साथ कहती है, और उन दोनों राजकुमारी के सर को फैलाने लगती है। जाहिर सी बात है कि उसकी मॉम लग रही थी। हाँ ठीक है माँ, देख लेंगे कौन कितने टक्कर का है, वो बड़ा वाला राजकुमार इस्माइल के साथ कहता है। माँ क्या लगता है, क्या मुझे इन जैसों को दोस्त बनाना चाहिए? वो राजकुमार, छोटा राजकुमार, वो अपनी मॉम से कहता है। मैं तो तुम लोग को यही सिखाऊंगी, जो ताकतवर है उससे हमेशा दोस्ती बना के रखो, दुश्मनी नहीं। वो महारानी वो अपने बच्चों को समझाती है। बकवास है माँ, बस अपनी किस्मत के भरोसे जीते होंगे। उस बीच की ताकत हमें ही पता है, लेकिन उस इलाके में हम जा नहीं सकते, वरना उसे कब का मार चुके होते। वो राजकुमार वो महारानी से कहता है। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर वो लड़का उस इलाके में जा पाया है, मतलब वो कमजोरी होगा, और कमजोर लोग ही उस इलाके में जा सकते हैं उस महाराज और राजकुमारों की नज़र में। महाराज तक ये बात पहुँचाए या नहीं? वो महारानी इस्माइल के साथ कहती है। नहीं, वो बड़ा वाला राजकुमार वो इतना कहता। क्यों? वो महारानी अच्छे से जानती थी कि उसका बड़ा बेटा थोड़ा अकड़ू और जलन टाइप है, और उसे घमंड था कि उसने इतनी ज़्यादा कम उम्र में हीरो को जनरेट किया है। लेकिन शौर्य उससे भी छोटा लग रहा था, ऐसे वो देख के वो जल रहा था और थोड़े गुस्से में भी लग रहा था। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखना, वो जिस इलाके में गया था उस इलाके में जाने के लिए कम से कम किसी भी शिकारी ग्रुप के पास कम से कम तीसरे सितारे वाला कार्ड होना ही चाहिए। मतलब जाहिर सी बात है कि वो यहाँ नया है, और उसने तीसरे सितारे वाला कार्ड भी हासिल किया इन 2 गवारों के साथ, तो तुम इन्हें कम नहीं आंक सकते हो। वो महारानी अपने दोनों बच्चों को देखते हुए कहती है। वो राजकुमार जोरो वो तो अपने वाटर प्रिंसेस के साथ था, जो कि उसके सर को खुजा रही थी। एक तरीके से वो उससे चंपी करवा रहा था। दूसरी तरफ वो बड़ा राजकुमार वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। तुम्हारा बड़ा भाई थोड़ा गुस्सेल है ना? वो महारानी अपने छोटे बेटे जोरो से कहती है। गुस्सेल? बेवकूफ़ है एक नंबर का, जल कुकरा कहीं का। राजकुमार जोरो इतना कहते हुए वहाँ से निकल जाता है। तुम लोगों को वो महारानी जानते थे कि इन दोनों भाइयों में बनती नहीं है थोड़ी सी भी, लेकिन इन दोनों के बीच में जो ये तीसरा आया है वो पता नहीं क्या क्या करके जाएगा। देखते देखते उस महारानी के पीछे कुछ लोग आते हैं। बाबा योग से कांटेक्ट करो, उन्हें बोलो यहाँ आने के लिए अभी। वो महारानी उन दोनों सैनिकों से कहती है। पर महारानी क्यों? वो महारानी वो उन सैनिकों की बात सुनने के बाद उनके तब देखती है। तुम लोगों को अच्छे से पता है कि मैं क्या करने वाली हूँ, जाओ और बुलाओ। वो महारानी वो उन सैनिकों से कहती है। जाहिर सी बात है, वो बीस्ट जो मारा गया है वो 100 बीस्टों के झुंड के बीच रहता है, और उनके होते हुए उस तक कोई पहुंच भी नहीं पाया उनके लेवल का आज तक, फिर भी इन्होंने उसे मारा है। मतलब वो महारानी इतना कहते हुए कुछ सोचती और स्माइल करने लगती है। देखते देखते दूसरी तरफ शौर्य वो एक लंबी अंगड़ाई लेके वहीं ज़मीन पर लेटा हुआ था। वैसे अभी थोड़ी भूख लग रही है, क्या किसी के पास कुछ खाना है? शौर्य वो पीछे देखते हुए कहता है, जहाँ पर अपने के पास एक छोटा सा बैग लटक रहा था। मैं थोड़ा सा लाई हूँ। अपनी इतना कहते हुए वो सारा खाना शौर्य को ही दे देती है, और शौर्य उसे राक्षसों की तरह खाने लगता है।
क्योंकि आपको शौर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और उसकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लॉस हुई थी।